सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो हमारे फर्स्ट डे का एक सेकंड वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने कोशिश तो यही की है कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूं, लेकिन रोज़ एक वीडियो डाल पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें अपना जो फर्स्ट कोर्स है, मतलब हमें जो अपना कोर्स है उसको 45 दिन के अंदर में ही ख़त्म करना है। तो आज मैं अपने कोर्स का जो सेकंड वीडियो है वो मैं लाने वाला हूँ, जिसमें हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक है, हम उसको इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था वो आप मुझे एक बार बता दीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने जो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तक किया हुआ था। हमने फीचर्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखा हुआ था। अब आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसके डायमेंशंस कितने हैं। मतलब बेसिकली ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसको डायमेंशंस अगर हम ना बोले तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी कहा जा सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स कितने हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी इसका सिंपल मतलब निकल सकता है कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की बात करें तो हम यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स को ही पढ़ रहे हैं। सो अगर मैं सिंपली आपको अभी बुकिश लैंग्वेज में ना ले जाते हुए अगर मैं आपको छोटे करके बोलूँ, तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक मिनट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो मेनली हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो, एंड दूसरा जो होता है हमारा उसको बोला जाता है मैक्रो। अब माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, ये आपको इकोनॉमिक्स में मालूम होगा कि माइक्रो का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को छोटे स्केल में करते हैं तो हम उसको माइक्रो बोलते हैं, एंड जब उसी चीज़ को हम एक बड़े स्केल में किया जाता है तो उसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को भी दो व्यू पॉइंट से देखा जाता है। एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा छोटा स्केल का होता है। दिस इज अ एक मिनट, दिस इज अ स्मॉल स्केल। ये स्मॉल स्केल पे होता है, मतलब ये छोटे स्केल पे होता है। एंड इसके बाद जो हमारा ये वाला है मैक्रो, ये थोड़ा सा, ये जो है ये बिग स्केल पे होता है। ये थोड़ा सा बिग स्केल या फिर आप लार्ज स्केल भी कह सकते हैं। तो हमारा जो तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। एंड ये बेसिकली दो ब्रॉडर हेडिंग्स हैं जिसके अंदर में आता है। अब ये जो माइक्रो एंड मैक्रो होते हैं ये भी फर्दर दो भागों में विभाजित होते हैं। दिस इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू हेड्स। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो एंड एक होता है मैक्रो। एंड माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसमें माइक्रो में जो सबसे पहला हमारा होता है वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड माइक्रो के अंदर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो माइक्रो के अंदर में होता है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो के केस में क्या होता है, मैक्रो के केस में होता है, एक 1 सेकेंड प्लीज। माइक्रो के केस में होता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियोलॉजिकल एंड टेक्निकल, ये बेसिकली होते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक आउटलाइन ही दे रहा हूँ, असली में क्या है वो मैं आपको बाद में चल के समझाऊंगा। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट एंड एक होता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। अब ये दोनों बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट को दो तरीकों से देखने का एक नज़रिया होता है। माइक्रो मतलब हम छोटे स्केल में देखते हैं एंड मैक्रो मतलब हम बड़े स्केल में देखते हैं। अब माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियोलॉजिकल एंड टेक्निकल क्या होता है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर में। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का सिंपल सा मैंने आपको जो सिंपल बताया कि यहाँ पे होता है कि हम छोटे स्केल में देखते हैं। वी व्यू
बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम अ स्मॉल स्केल। तो जब हम उसको स्मॉल स्केल में देखते हैं तो हम स्मॉल स्केल में देखते वक्त उनमें बस वही फैक्टर्स को लेते हैं जिनका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे, मतलब जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ओके, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस को माइक्रो एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करेंगे, मैक्रो भी करेंगे। माइक्रो जो होता है वो डायरेक्टली करेंगे एंड मैक्रो जो होता है वो इनडायरेक्टली करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं इस इंटरनल के बारे में। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसके प्रॉपर परफॉर्मेंस के ऊपर में अफेक्ट डाल सकती है। व्हाट आर द थिंग्स विच आर इनसाइड द बिजनेस विच कैन अफेक्ट द बिजनेस, उन चीज़ों को हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस के अंदर में बात करूं, जो हमारा लेबर यूनियन होता है, लेबर यूनियन हमारे अंदर में है एंड अगर लेबर यूनियन कभी स्ट्राइक पे वो लोग अगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो बिजनेस होता है वो ठप पड़ जाता है। तो ये जो फैक्टर है दिस इज एन इंटरनल फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के अंदर में है एंड कंपनी इसको कंट्रोल कर सकती है। वहीं तौर पे अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो कि नाम ही से समझ में आ रहा है कि इनमें वो फैक्टर्स आएंगे जो कि कंपनी के बाहर में है एंड कंपनी जो है उसके ऊपर में किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं दिखा सकता है। मतलब कंपनी सिर्फ बोल सकता है कि हाँ हम आपको अपना बिजनेस फैक्टर्स मानते हैं लेकिन आपके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है एंड अगर है भी तो बहुत ही छोटा कंट्रोल है। सो मैंने यहाँ पे अभी आपको क्या बताया कि दो टाइप के हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। एक होता है माइक्रो मतलब छोटे स्केल का एंड एक होता है मैक्रो मतलब बड़े स्केल का। अब माइक्रो जो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है एंड मैक्रो थोड़ा सा इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब इंटरनल, अब माइक्रो के अंदर में और दो सब हेडिंग्स होती हैं जो कि होती है हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मतलब होता है कि वो फैक्टर्स जो कि कंपनी के अंदर में हैं एंड कंपनी के अंदर में होकर वो कंपनी के ऊपर में अफेक्ट दे रहे हैं, वो होता है इंटरनल फैक्टर्स। एंड एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी के बाहर में है एंड बाहर में होकर के ये बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसके यहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने एग्जाम्स में देखे हुए हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि मैक्रो के अंदर में 1 2 3 4 5 टाइप के एनवायरनमेंट आते हैं। सबसे पहला आता है इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिर होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर होता है लीगल एनवायरनमेंट, फिर होता है सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड फिर होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो हम हर एक को यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो वो होता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वो जब हमारे बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डालने लग जाती है तो उस एनवायरनमेंट को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब हमारे देश का जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी का कंडीशन क्या है एंड वो कंडीशन हमारे ऊपर में किस तरीके से अफेक्ट डाल रही है, किस तरीके से वो हमारे ऊपर वो हावी हो रही है, तो उस एनवायरनमेंट को कहा जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब देश के इकोनॉमिक कंडीशन से। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी तो खैर थोड़ा सा ठीक भी हुआ है, लेकिन जब कोविड का टाइम था तो कोविड के टाइम पे क्या था, कोविड के टाइम पे था कि हमारे देश की इकोनॉमी माइनस में चली गई थी। तो उसकी वजह से जो इंडिया का मार्केट है वो पूरा डूब चुका था, शेयर मार्केट से लेकर के छोटा से छोटा दुकान तक डूब चुका था। तो ये जो यहाँ पे हुआ, ये क्यों हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसकी वजह से हमारे देश के ऊपर में इतनी बड़ी परेशानी आई एंड उससे हमारे देश के जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको अफेक्ट पड़ा। सो ये होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जहाँ पे देश के इकोनॉमिक कंडीशन से हमारा बिजनेस अफेक्ट हो जाता है। अब ये मैक्रो के अंदर में आता है, मतलब मैक्रो के अंदर में आता है, इसका मतलब ये है कि इसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जरूर है। जैसे देश की जब जीडीपी डाउन हो चुकी थी तो उससे एकदम हमारे
देश के ऊपर में, उससे एकदम हमारे बिजनेस के ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ता है। व्हेन द कंट्रीज इकोनॉमी वाज डाउन, दैट डिड नॉट एट ऑल, मतलब एक ही बार में उसने नहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर दिया, स्लोली स्लोली उसका जो असर है वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर दिखता है। इसीलिए इसको मैक्रो में कहा जाता है। अगर आप आमतौर से देखें तो माइक्रो एनवायरनमेंट ही आपको ज़्यादा रेलिवेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर में जो फैक्टर्स हैं, कंपनी के जो बाहर में फैक्टर्स हैं, वही आप सोचेंगे कि कंपनी के ऊपर में अफेक्ट डाल सकता है। एंड ये सच भी है, लेकिन हम इसे सिर्फ एक छोटे नज़रिए से देख रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को देख रहे हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट डाल रहे हैं। हम उन फैक्टर्स को देख ही नहीं रहे हैं जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं। तो जब हम एक छोटा स्कोप करके यहाँ पर देख रहे हैं तो उसको हम लोग सिर्फ माइक्रो ही बोल सकते हैं। मतलब हम पूरा पिक्चर अभी नहीं देख रहे हैं। पूरा पिक्चर देखने के लिए हमें मैक्रो देखना पड़ेगा। एंड इसीलिए मैक्रो को जो होता है वो लार्ज स्केल कहा जाता है, एंड माइक्रो जो होता है वो थोड़ा सा छोटा स्केल कहा जाता है। तो मैक्रो आपको समझ में आ गया कि जो इनडायरेक्टली अफेक्ट डाल देता है कंपनी के ऊपर में, वो मैक्रो एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब देश का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि अभी देश में कौन सी रूलिंग पार्टी है एंड वो बिजनेस को कितना फेवर कर रही है या फिर वो बिजनेस के अगेंस्ट में है, मतलब उसका बिजनेस को लेके किस टाइप का रवैया है, वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो अभी प्रेजेंटली हमारे देश में बीजेपी गवर्नमेंट है, एंड बीजेपी गवर्नमेंट ने बिजनेस के लिए काफ़ी कुछ किया है। स्टैंड अप इंडिया है और भी एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे बहुत अफेक्ट किया गया है, बहुत हेल्प किया गया है। सो वी कैन से दैट बीजेपी इज़ एन इंडस्ट्री फ्रेंडली। वो यहाँ पे गवर्नमेंट है, बीजेपी का जो हमारा यहाँ पे एजेंडा है वो इंडस्ट्री फ्रेंडली है। तो ये भी हमारे बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डालता है। जैसे अगर मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक शॉप था जहाँ पे मैंने एक नया दुकान खोला था, या फिर मैं छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहा था, तो उस केस में मुझे पैसा चाहिए था लेकिन मुझे पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था। लेकिन जब मेरे हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने मेरे लिए एक स्कीम लॉन्च की जिससे कि एंटरप्रेन्योर, छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उनको पैसा मिल सके, तो उससे क्या हुआ कि उससे भी मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर में अफेक्ट पड़ा। अफेक्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि अफेक्ट का मतलब कुछ खराब हो, नहीं, अफेक्ट का मतलब अच्छा और ख़राब दोनों होता है। सो अफेक्ट पड़ने का मतलब ये नहीं है कि मेरा बिजनेस ख़राब हो गया है, नहीं, अफेक्ट पड़ने का मतलब मेरा बिजनेस अच्छा भी हो सकता है। तो क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने उस टाइप के स्कीम्स लाए जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे देश में, हमारे सराउंडिंग में अभी कौन सी पार्टी रूलिंग में है एंड वो कितना हमारे बिजनेस को फेवर कर रही है। अब ये डायरेक्टली तो हमारे ऊपर में इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट किसी एक कंपनी को टारगेट करके काम नहीं करती है। वो जितने भी कंपनीज होती हैं वो उन सभी कंपनीज को टारगेट करके काम करती है। इसीलिए एक बिजनेस कंपनी को अफेक्ट पड़े ऐसा नहीं होता है। जब भी पॉलिटिकल फैक्टर्स में चेंज आता है तो उस इंडस्ट्री के जितने भी कंपनीज होती हैं उन सभी को अफेक्ट पड़ता है। अब जैसे आ गया लीगल। अब लीगल फैक्टर क्या होता है? लीगल फैक्टर होता है कि भाई हमारे देश की जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे देश के लीगल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने अभी क्या सोचा है, उनका क्या सोचना है बिजनेस को लेकर के, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर देश में लॉज चेंज हो चुके हैं, अगर देश में जो लॉज हैं वो चेंज होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट पड़ेगा। एंड ये लीगल फैक्टर्स के अंदर में आता है। मतलब हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है उसका क्या रवैया है बिजनेस को लेकर के, व्हाट आर इट्स वैल्यूज़, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कोलकाता में क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले जो हुक्का बार्स हुआ करते थे उस पर कोलकाता पुलिस ने हुक्कास को बैन कर दिया। तो उससे जो हुक्का वाले जो थे उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। सो ये एक लीगल एनवायरनमेंट के अंदर में आएगा। लीगल एनवायरनमेंट इन द सेंस कि वो जो हुआ उससे सिर्फ एक दुकानदार को
अफेक्ट नहीं पड़ा, उससे उस इंडस्ट्री में जितने भी हुक्का बार्स थे उन सभी बार्स को वहाँ पर इससे अफेक्ट पड़ा। तो ये एक लीगल एनवायरनमेंट के अंदर में आता है। ओके, एंड फिर इसके बाद आता है सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट को मैं कैसे समझाऊं? सोशल एनवायरनमेंट समझने के लिए हम चलते हैं आज से करीब 7 साल पीछे, जब मैगी के ऊपर में ये इल्ज़ाम लगा था कि मैगी का जो मतलब वो जो खाने का चीज़ है उसमें कुछ जानलेवा चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज दैट। बोलते थे कि कांच मिलता है या फिर कुछ उसी टाइप का होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो उस टाइप का जो है सोसाइटी में एक र्यूमर क्रिएट हो चुका था कि मैगी में ये है, मैगी में ये है। तो इसकी वजह से मैगी की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देश की इकॉनमी भी नहीं गिर रही है, ना ही कोई ऐसी सरकार आई है जो कि मैगी को ऑन फेवर करे, ना ही कोई लॉ ऐसा बना है जो कि मैगी को बैन कर दे। तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि मैगी का बिजनेस अफेक्ट हो गया? ये हो गया सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सोसाइटी में ये एक र्यूमर फैल गया कि जो हम मैगी खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो जानलेवा है। एंड इसीलिए लोगों ने उसे खरीदने से मना कर दिया एंड उसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाला मैगी के बिजनेस के ऊपर में। तो सोसाइटी का क्या मूड है? व्हाट आर द सोसाइटीज़ मतलब मैं अगर बताऊं तो सोसाइटी का क्या सोचना है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, वो भी हमारे बिजनेस के ऊपर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है। एंड इसके बाद जो हमारा आता है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। आप लोग में से बहुत लोगों ने स्पाइरल बाइंडिंग करवाई होगी, ठीक है। अब स्पाइरल बाइंडिंग जब होती है तो उसका एक इस टाइप का मशीन आता है। ये इस टाइप का मशीन होता है, यहाँ पे एक हैंडल होता है इतना बड़ा, एंड यहाँ पे बहुत सारे नेल्स लगे हुए होते हैं। एंड यहाँ पे जब पेपर दिया जाता है एंड जब इस हैंडल को प्रेस किया जाता है तो उससे क्या होता है कि ये जो पेपर में छेद हो जाता है। तो ये एक बहुत पुराना टेक्निक है जो कि अब सिर्फ छोटे मोटे दुकानदार ही इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हो गया है, अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है। अब आपको सिर्फ एक इतना बड़ा मशीन रहेगा, उस मशीन में आपको सिर्फ पेपर डालना है, मशीन में छेदा भी खुद हो जाएगा। उन छेदों के बाद उन पेजेस को जो एक साथ लगाना होता है वो भी उसी में हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वहाँ से जो बाइंडिंग होता है, जो उसमें स्प्रिंग लगाया जाता है, वो स्प्रिंग भी खुद ब खुद ही लग जाएगा। आपको कुछ भी करने का उसमें दरकार नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल टेक्नोलॉजी। कि पहले जहाँ बहुत घंटे लगते थे किसी चीज़ को बनाने के लिए, अभी सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं ये भी हमारे बिजनेस के ऊपर में बहुत इफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज बताया, मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद का फैक्ट्री है, मेरा खुद का बिजनेस है जहाँ पे मैं स्पाइरल बाइंडिंग एंड ऑल करता हूँ। तो स्पाइरल बाइंडिंग अगर अभी इस मशीन से कोई करे, फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में एक दो करना है ठीक है, लेकिन अगर एक दिन में हज़ार अगर उन्हें स्पाइरल बाइंडिंग बुक्स को करना है तो उस केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, मतलब एक ही दिन में 1000 बनाना है और इससे वो पॉसिबल नहीं है। सो इन दैट केस यू विल हैव टू यूज़ दिस मशीन। लेकिन अब अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो पुराने ज़माने का आदमी हूँ, पुराने ज़माने में जो चीज़ें थी वही अच्छी हुआ करती थी, नई चीज़ें एकदम फालतू होती, इसीलिए मैं ये नई चीज़ों को इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं ये पुराने मशीन से ही काम करूँगा। ओके, नो प्रॉब्लम, आपको अपना बिजनेस उस तरीके से करना है आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं ये आप सभी को बोलता हूँ कि बिकॉज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट सो यू मस्ट कीप दिस इन माइंड कि आप जिस चीज़ को करने से पीछे हट रहे हैं वही चीज़ आपका कंपटीटर कर सकता है। एंड जब वो कर लेगा तो जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिल जाएगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये पुरानी स्पाइरल मशीन को ही यूज़ करूँगा, आई वॉन्ट बी यूजिंग दिस न्यू हाईटेक मशीन, सो नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू ऑर्डर्स। क्योंकि जिन को एक दिन में हज़ार बुक्स का ऑर्डर चाहिए होता है, उन लोगों दे विल नेवर एवर गिव यू एन ऑर्डर ऑफ 1000 बुक्स इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ मशीन। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन अगर एक दिन में करना है तो आपको कम से कम ऐसे 20-25 मशीन लगाने पड़ेंगे।
20-25 मशीन लगाने पड़ेंगे, 20-25 लोगों को लगाना पड़ेगा, 20-25 लोगों का खर्चा, मशीन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बहुत खर्चा है। एंड उसके बाद जा करके आपका वो बुक्स रेडी होगा। लेकिन अगर आप ये मशीन ले लेते हैं सो इसका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मतलब आपको इसके लिए बार बार पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार पैसा खर्चा कीजिए और आपका काम हो जाएगा। एंड क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो इसमें आपको आदमी सिर्फ एक या फिर दो लगेगा, भले ही ऑटोमेटिक हो, लेकिन ऑटोमेटिक को भी स्टार्ट करने के लिए लोग लगते हैं। तो अगर आज भी कोई कंपनी ऐसी है जो कि इस टाइप के स्पाइरल बाइंडिंग मशीन को यूज़ करती है, ना कि इसको, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट बिजनेस एनवायरनमेंट टू सर्वाइव इन दैट मार्केट। सो ये जो हमारे फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस के ऊपर में डायरेक्टली अफेक्ट नहीं डालते हैं। डायरेक्टली अफेक्ट कैसे नहीं डालते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि स्पाइरल बाइंडिंग की एक नई मशीन मार्केट में आ चुकी है, उससे क्या मेरा बिजनेस के ऊपर में डायरेक्टली अफेक्ट पड़ जाएगा? नहीं। ऐसा होगा क्या कि वो मशीन आ जाएगी तो मुझे वो मशीन लेना ही है, अगर मैं ना लूँ तो काम नहीं होगा? अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो काम तो इस मशीन से भी हो सकता है, एंड कुछ इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू do such things with this machine. So in that case you will require a new and high tech machine, and ये जो new and high tech machine है, ये आपको जो एडवांटेज देगी वो पुराना मशीन कभी नहीं दे पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये पुराना मशीन यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है। इनफैक्ट मैं भी यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे एक दिन में 1-2 बाइंडिंग करने का रहता है। बट अगर मुझे हज़ारों हज़ार बुक्स को बाइंड करना है, सो यूजिंग दिस मशीन विल बी अ फूलिशनेस, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मनी। So because of this I will have to upgrade to that new machines. So this was all about that dimensions of business environment. Dimensions of business environment का मतलब कि business environment को कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली मैं अगर बताऊं तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा होता है वो दो कैटेगरीज में बांटा हुआ होता है। एक होता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट एंड एक होता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब हम छोटे स्केल में बिजनेस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम छोटे स्केल में देख रहे हैं, एंड यहाँ पे वो फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं जो कि डायरेक्टली कंट्रोल डालते हैं। एंड मैक्रो मतलब यहाँ पे हम बड़े स्केल में देखते हैं, एंड यहाँ पे वो फैक्टर्स को देखा जाता है जो कि इनडायरेक्टली कंट्रोल डालते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब माइक्रो एनवायरनमेंट में क्योंकि डायरेक्ट फैक्टर्स हैं तो ये डायरेक्ट फैक्टर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल एंड एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि वो चीज़ें जिनका डायरेक्ट कंट्रोल है हमारे बिजनेस के ऊपर में, वो इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं। एंड जिनका डायरेक्ट कंट्रोल तो है लेकिन वो बिजनेस के अंदर में नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर में आती हैं। एंड इसके बाद होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, मतलब वो एनवायरनमेंट जहाँ पर हमारा बिजनेस के ऊपर में कोई डायरेक्ट इफेक्ट एकदम से नहीं पड़ जाएगा, दैट देयर वोंट बी अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट तो होगा ही। सो ये मैंने आपको सबसे पहले थ्योरी बता दी। अब हम यहाँ से एक रीडिंग मारेंगे और जिसके बाद आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है, सो आपको यहाँ पे कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर डाउट होता है सो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको ये फिर से एक डाउट क्लियरिंग लेक्चर में समझा दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट। मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूँ। अब हम सिर्फ रीडिंग मारेंगे क्योंकि हमने ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमने यहाँ पर देख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं दे आर टू डायमेंशंस, फर्स्ट है माइक्रो एंड नेक्स्ट है मैक्रो। तो पहले माइक्रो का देखते हैं, एक मिनट। माइक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज internal and external factors which exercise a
अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग और परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनका कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, जो कि हम ऑब्वियसली अब तक हमें रट चुका होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब वो सारी चीज़ें जो कि बिजनेस के अंदर में है एंड बिजनेस के अंदर में होकर वो बिजनेस के ऊपर में डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कॉरपोरेट कल्चर, फिर इसमें आता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर। मतलब कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, कॉरपोरेट कल्चर मतलब ये कि आपके बिजनेस में किस टाइप का कल्चर चलता है। क्या वहाँ पे फॉर्मल्स पहनना अलाउड है, सॉरी क्या वहाँ पे फॉर्मल्स ही पहनना पड़ेगा या फिर कैजुअल्स भी अलाउड है, क्या वहाँ पे पार्टीज होती है, मतलब कॉरपोरेट कल्चर कैसा है। फिर है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, अगर किसी कंपनी का मिशन एंड ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है तो फिर वो अचीव भी कुछ और ही करेगी। एंड टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जैसा जितना अच्छा हमारा ऊंचा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा हमारा बिजनेस काम करेगा। एंड इसके बाद आता है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर का मतलब कि हमारे बिजनेस का जो पावर स्ट्रक्चर है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल अगर हम बोले तो ये भी हमारे बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डालता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे पावर ठीक से नहीं है, सो दैट इज़ दैट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर अस। एंड इसके बाद आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब ये कंपनी के बाहर में है एंड कंपनी के बाहर में होकर ये बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डालते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा आता है वो है कस्टमर्स, जो कि हम ऑब्वियसली जानते हैं कि कस्टमर ही हमारा सब कुछ होता है, कस्टमर भगवान होता है एंड कस्टमर के ऊपर में ही बेस करके हमको सब कुछ करना होता है। नेक्स्ट होता है कंपिटिटर। कंपिटिटर का मतलब होता है कि हमारे जो कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं, जैसे जियो एंड वोडाफोन दोनों एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं। अगर जियो प्राइस घटाता है तो वोडाफोन भी प्राइस घटाएगा। ये अफेक्ट जियो जो है वो वोडाफोन के ऊपर में डाल रहा है। फिर होता है सप्लायर। सप्लायर्स मतलब जो कि हमें रॉ गुड्स सप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल एग्जांपल में दिया था कि हमारे जो पेपर का फैक्ट्री है, अगर पेपर के फैक्ट्री में हमारे पास रॉ पेपर टाइम पे ना आए तो हम ठीक से प्रोडक्शन एंड सेलिंग नहीं कर पाएंगे। सो ये भी हमारे बिजनेस के ऊपर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है। एंड नेक्स्ट है मिडिल मैन। मिडिल मैन मतलब होलसेलर, रिटेलर, डीलर एंड ऑल। तो जितना अच्छा हमारा होलसेलर होगा उसकी जितनी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी वो उतना ज़्यादा सामान बेचेगा एंड हमसे उतना ज़्यादा खरीदेगा, तो उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। फिर इसके बाद आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं डालते हैं लेकिन इनडायरेक्ट अफेक्ट वो लोग इसके ऊपर में ज़रूर डालते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जो कि देश के इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के है, मतलब देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, क्या देश में इन्फ्लेशन है, क्या देश में जो लोगों की इनकम है वो बढ़ रही है या नहीं, देश का मॉनेटरी पॉलिसी कैसा है, स्टॉक मार्केट किस टाइप का है, मतलब देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस टाइप का है, स्टॉक मार्केट में फेवरेबल कंडीशंस हैं या फिर नहीं है। अगर देश में इन्फ्लेशन है तो उससे भी हमारे बिजनेस के ऊपर में इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि अभी हमारे देश में चल रहा है कि अभी हमारे देश में इन्फ्लेशन है एंड उस इन्फ्लेशन की वजह से सभी चीज़ों का दाम बढ़ चुका है। तो इससे बिजनेस जो है वो लॉस भी सफ़र कर रही है क्योंकि लोग उनका सामान खरीदना नहीं चाहते हैं। सो इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इनडायरेक्ट फैक्टर ऑन आवर बिजनेस। अब यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये बेसिकली वही चीज़ें हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसा कंडीशन है, क्या इन्फ्लेशन है या फिर नहीं है, यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट पॉलिसी है वो किस टाइप का है। तो बेसिकली यही यहाँ पे इसका है। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं अगर आपको डाउट होता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट इन अ डिफरेंट चैप्टर। फिर इसके बाद होता है सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी का चीज़ें क्या, मतलब व्हाट आर द नीड्स ऑफ दैट सोसाइटी, सोसाइटी को क्या चाहिए, व्हाट आर द सोसाइटी को क्या ज़रूरत है, सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है हमारे तरफ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जब भी सेलिब्रेशंस होते हैं जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड ऑल, तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो कपड़े हम ज़्यादा खरीदते हैं, ओके इस टाइम पे मिठाइयाँ ज़्यादा बिकती हैं, इस टाइम पे जो है मॉल्स में अच्छी अच्छी भीड़ होती है। तो ये क्या है, ये सोशल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब कि सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है। ये सीज़न से भी वैरी करता है एंड ये लोग से लोग भी वैरी करता है। जैसे मेरे लिए
एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है तो किसी दूसरे के लिए वो बहुत ख़राब हो सकता है। तो ये सब सोशल एनवायरनमेंट में आता है कि मतलब लोगों का क्या नज़रिया है, व्हाट आर द बिलीव्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स आवर बिजनेस, दैट कम्स अंडर सोशल एनवायरनमेंट। एंड इसके बाद इसके अंदर में जो है वो हम जानते हैं, पहला आता है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, मतलब कि पॉपुलेशन क्या है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जो जीन्स जो है वो जीन्स यूथ के बीच में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर वो उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। फिर मैं अगर मेल फीमेल रेशियो की बात करूं तो अगर मैं अंडर गारमेंट्स बनाता हूं फॉर मेल तो उस केस में जितने ज़्यादा मेल होंगे मेरा उतना ज़्यादा सेल होगा। ओके, सो ये भी यहाँ पे होता है। फिर है सोशल कंसर्न्स, मतलब कि सोशल कंसर्न्स किस टाइप का है, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्या उनका कोई कंसर्न है या फिर नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि कुछ ऐसा बनाती है जो कि एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है तो उस केस में क्या उसके लिए होगा, दैट इज़ नोन एज, तो उस केस में क्या ये जो सोसाइटी है वो उस सामान को खरीदेगी या फिर नहीं खरीदेगी, दैट इज़ नोन एज सोशल कंसर्न। अब सोशल एटीट्यूड्स भी बहुत होता है, जैसे बहुत लोग क्या कर, जैसे जैसे मैंने ये मुस्लिम्स में बेसिकली देखा है कि मुस्लिम्स दे उन लोगों के धर्म में वाइन को हराम माना जाता है, वाइन इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, सो वो लोग वाइन नहीं खरीदते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सोशल एटीट्यूड्स, कस्टम्स एंड ऑल। फिर एजुकेशन लेवल, लोग कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं वो भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं अभी आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, तो भले ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड आप इसको सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, यू आर ऑल्सो एजुकेशनली क्वालिफाइड टू लर्न टू दिस लेक्चर, इसीलिए ये भी यहाँ पे होता है। लेकिन अगर मैं ये अपने जो किसी अनपढ़ को अगर मैं ये वीडियो दिखाऊं तो उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज ही विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एजुकेशनल एनवायरनमेंट, मतलब सॉरी व्हाट वी कॉल सोशल एनवायरनमेंट। एंड इसके बाद होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं वो किस टाइप का है, वो चेंजेस से हमें किस तरीके से मिल जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर वो पुराने ज़माने का हैंड से यूज़ किया हुआ स्पाइरल बाइंडिंग मशीन अगर आज के ज़माने में यूज़ करता हूँ फॉर मास प्रोडक्शन, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कोप अप विद द बिजनेस। तो ये टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे मैं आपको अभी, जैसे द बेस्ट एग्जांपल विल बी यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहले जब मेरे पास नहीं था कुछ भी तो मैं क्या करता था, मैं वॉइस को रिकॉर्ड करके फिर उसको एक वीडियो एडिटर में एडिट करके आप सबके सामने में रखा करता था। अब मेरे पास उसके उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने साथ अपग्रेडेशन किया, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, तो उसके बाद मैंने एक वाइट बोर्ड खरीदा, मैंने वाइट बोर्ड से भी पढ़ाना चालू किया। अब वाइट बोर्ड पे नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने ये पेन टैब एंड ऑल, ये जो डिजिटल आप देख रहे हैं मैंने ये खरीद लिया है। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से हमारे बिजनेस के ऊपर में इफेक्ट डालते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ की बात करूँ तो मैं अगर इस टाइप से वीडियोस नहीं बनाता हूँ, अगर मैं वाइट बोर्ड पे वीडियोस बनाता हूँ तो वाइट बोर्ड के वीडियोस उतने ज़्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन इस टाइप के वीडियोस ज़्यादा चलते हैं क्योंकि इसमें पूरा पूरा क्लियर है एंड इसमें टीचर का भी कम मेहनत होता है। तो इसीलिए दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इन मॉडर्न एरा, क्योंकि यहाँ पे आपका खर्चा भी कम हो जाता है एंड झंझट भी कम है। वाइट बोर्ड पे उसको 10 बार मिटाओ 10 बार लिखो, वो यहाँ पे झंझट नहीं रहता है। एंड नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो कि हम बहुत ईजिली जानते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से बिजनेस को लेकर के अपना रवैया रखती है। जैसे बेंगलोर को अगर हम बात करें तो बेंगलोर जो है वो हमारे देश का, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि बेंगलोर में जो बाहर से जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर जाकर सेटअप हो जाए। तो बेंगलोर का जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है दैट इज़ मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब अब
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी देखा जाता है, मतलब एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। जैसे अगर हम बात करें तो बाहर के देशों में जो गांजा होता है, गांजा का खेती लीगल है, लेकिन हमारे देश के रूल के हिसाब से वो इलीगल है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब जो हमारे देश के नेता हैं उनका क्या सोचना है, हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर एंड स्टेट के बीच में रिलेशन है या फिर नहीं है। यानी हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तामझाम होता है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जो चीज़ें चलाई जाती है, जैसे रेलवेज़ हो गया, फिर जो इंडियन पोस्ट हो गया, ये सब उतने ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर डेवलप नहीं होते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। एंड लास्ट जो है वो है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट मतलब ये अनपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत हद तक सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब होगा तब जाकर लीगल एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि जब हमारे पास नेता होंगे तभी हमारे ऊपर में लॉज भी एप्लीकेबल होंगे। तो लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि एक देश का कानून क्या कहता है, ठीक है। ये कुछ ब कुछ उसी के जैसा मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के जैसा, कि एक देश का कानून क्या कहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गांजा होता है, गांजा का जो खेती होता है वो विदेशों में लीगल है, लेकिन इंडिया में दैट इज़ नॉट अलाउड। वाई इज़ दैट नॉट अलाउड? बिकॉज यहाँ पे वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसीलिए गांजा इज़ इलीगल इन इंडिया बट दैट इज़ लीगल इन अदर कंट्रीज। तो वहाँ पे उनका एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है एंड यहाँ पे उनका एक अनफेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा तो बहुत देर, लेकिन हमने कुछ खास आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं, बट कोई नहीं, ऐसे ही आप एक दिन का 2 घंटा मुझे देते रहिए, मैं आपका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली पढ़ा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं उसको 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक होता है माइक्रो एंड एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जब भी हम अपने बिजनेस को छोटे स्केल पे देखते हैं, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को छोटे स्केल पे देखते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो एनवायरनमेंट। एंड मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जब हम अपने बिजनेस को लार्ज स्केल में देखते हैं, दैट इज नोन एज मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो के अंदर में इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। इंटरनल मतलब जो कि बिजनेस के अंदर में होके डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं बिजनेस पे। एक्सटर्नल मतलब जो कि बिजनेस के बाहर होके बिजनेस के ऊपर में इफेक्ट डालते हैं। मैक्रो का मतलब होता है कि इकोनॉमिक, मतलब हमारे देश का हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है, वो हमें फेवर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सोशल मतलब हमारे देश का जो सोसाइटी है उसका क्या सोचना है हमारे बारे में। फिर टेक्नोलॉजिकल, हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी है वो किस टाइप का है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब देश का पॉलिटिकल सिस्टम हमें फेवर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एंड लास्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा। अब अगले लेक्चर में हम अपना जो लास्ट टॉपिक है, जो कि काफ़ी बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, मतलब ये दिख आपको भरा रहा है लेकिन ये छोटा सा ही टॉपिक है, ये मैं आपको लास्ट इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हो सकता है कि आज आ जाए या फिर कल आ जाए। जब भी आएगा मैं आपको ये स्वॉट एनालिसिस उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब मुझे आपको कुछ कहना है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमने आप सभी के लिए आईएससी कॉमर्स क्लास 12 के जो बच्चे जो कि 2023 में अपना एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, हमने उन सभी के लिए ये एक बुक लॉन्च किया है। एंड ये जो बुक है इसमें आपके आईएससी क्लास 12 कॉमर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स इसमें डिटेल्ड में कवर्ड अप हैं, मतलब ऑल द चैप्टर्स आर कवर्ड अप हियर इन डिटेल्स। All the chapters are covered over here in details। एंड अगर आप ये खरीद लेते हैं तो आपको मार्केट में कोई भी बुक, कोई भी गाइड आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस बुक में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे में एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए एंड ये बुक हम आप तक पहुंचा देंगे। एंड इस बुक का दाम है 225 रुपीज़। एंड इसमें आपको अलग से जो आपका डिलीवरी चार्ज होगा वो जैसे हम आपको बोलेंगे उस टाइप से आपको देना होगा। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।